तो चलिए आज हम आपको एक्सेल में बताने जा रहे हैं फंक्शन और फॉर्मूला के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ये दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं और एक इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि फंक्शन या फॉर्मूला कोई भी बात करें एक्सेल में तो दोनों का मतलब सेम ही है या दोनों एक ही चीज होते हैं। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि फंक्शन एंड फॉर्मूला भले ही वो नाम से एक जैसे लग रहे हैं, नाम से मतलब कि दोनों कैलकुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी फंक्शन में और फॉर्मूला में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है सिवाय इसके कि दोनों का इस्तेमाल कैलकुलेशन पे किया जाता है, लेकिन फॉर्मूला कुछ और है, फंक्शन कुछ और है। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इसको हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, आप लोग भी बाद में इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। पहले यहाँ बात करते हैं, ये फॉर्मूला है और यहाँ पर है फंक्शन। पहला जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि फॉर्मूला जो होता है इट इज यूजर डिफाइंड। यहां लिख दे रहे हैं हम पहले। दूसरा है यहाँ पर ये देखिए चार डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि फॉर्मूला इज यूजर डिफाइंड, जबकि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज प्री डिफाइंड। जब भी आप कैलकुलेशन के लिए कोई पैटर्न बनाते हैं, कैलकुलेशन का कोई पैटर्न बनाते हैं और बना करके वो पैटर्न आप एक्सेल को बताते हैं कि ये कैलकुलेशन ऐसे परफॉर्म कीजिए, तो ऐसे पैटर्न को हम फॉर्मूला कहते हैं। जैसे इससे पहले आपने जितनी भी कैलकुलेशंस अभी तक करी हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर आपने देखा था कि आपने वो किया है, क्या नाम है, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी, मार्क्स निकाले थे, टोटल मार्क्स बच्चों के निकाले थे, यहाँ पर आपने परसेंटेज निकाली थी, ऐसे ही कहीं पर आपने प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह निकाला था, ये देखिए ये प्राइस निकाला था। तो ऐसी जो भी कैलकुलेशन अभी तक आपने की, इसमें क्या हुआ कि हमने उसको बताया कि इस सेल को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कैलकुलेशन का पूरा पैटर्न हमने बनाया और एक्सेल को बताया कि ये काम ऐसे कीजिए। तो बस ये हमने बताया, फिर उसने किया, करेगा एक्सेल ही,
लेकिन कैलकुलेशन का पैटर्न, कैलकुलेशन के लिए जो एक्सप्रेशन बनाना था वो हमने बनाया और उसको दिया कि ये काम करिए। तो ऐसे पैटर्न को हम फॉर्मूला कहते हैं। यानी किसी भी कैलकुलेशन के लिए पैटर्न जब यूजर बना करके एक्सेल को बताता है कि कैलकुलेशन कैसे फॉलो की जाए, तो उस पैटर्न को फॉर्मूला कहा जाता है। इसीलिए कहा गया कि फॉर्मूला जो होता है वो यूजर के थ्रू डिफाइन होता है, उसको यूजर डिफाइन करता है। जबकि बहुत सी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो बड़ी आसान होती हैं, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट का प्राइस निकाला तो आपने रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बच्चों के मार्क्स का टोटल निकाला तो वैसे तो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म ही बता दिया, शॉर्टकट ही बता दिया, लेकिन अगर टोटल करना हो तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू लगा के सेल्स को जोड़ते गए, बीच में प्लस प्लस का साइन लगाते चले गए। तो कुछ खास मुश्किल नहीं थी। परसेंटेज निकाली तो आपने कहा कि बस इज इक्वल टू दिस ऑब्लिक दिस कर दो। यानी अभी तक की जो कैलकुलेशंस आपने की वो कैलकुलेशंस आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं थी। पर कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, या इनफैक्ट देखा जाए तो हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती। कुछ कैलकुलेशंस तो हमें आती हैं लेकिन सारी कैलकुलेशंस तो हमें नहीं आती हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सबको सारी कैलकुलेशन आए। तो एक्सेल में इस चीज को पहले से ही अनुमान था कि यूजर को कई बार कैलकुलेशन करते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो यूजर को क्या करना है, यूजर को बिल्कुल भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी कैलकुलेशन के लिए पहले से बने बनाए पैटर्न्स पड़े हुए हैं, पूरा फॉर्मूला बना बनाया पहले से पड़ा है। बस यूजर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए कौन सी कैलकुलेशन दी जा रही है, बस उसको जो है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कैलकुलेशन जो कि बनी बनाई एक्सेल में पहले से उसकी मेमोरी में पड़ी है, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसीलिए फंक्शन का एक और नाम है, फंक्शन को हम रेडीमेड फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आपने सपोज यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं और आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का इतना आसान सा काम है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप में से कोई ऐसा है जो स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकता है? नहीं कर सकते। बहुत किसी को भी नहीं पता होगा। कॉपी में भले ही कह दीजिए कि मैथ्स में कर दो, लेकिन अगर अभी आपको यहाँ से कह दिया जाए कि जो है उसकी कैलकुलेशन कीजिए और स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। और अगर निकालने के लिए मान लीजिए कोई मेहनत करना ही चाहे या किसी को पता ही हो कि कैसे निकाला जाता है, तो एक सेल में लिखी हुई वैल्यू की स्क्वायर रूट निकालने के लिए न जाने कितनी सेल्स वो ऑक्यूपाई करेगा, कितना टाइम लगाएगा, और आंसर निकालने के बाद भी शायद ये श्योरिटी नहीं होगी कि जिस तरह से कैलकुलेशन की गई है वो 100% सही ही होगी, उसमें गलती भी हो सकती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका काम सही ना हो तो ऐसे फॉर्मूला का यूज करना तो बेकार है। तो एक्सेल में ऐसी कैलकुलेशन जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत सारे यूजर्स को उन्हें कैलकुलेशन को परफॉर्म करना आता ही नहीं है, या वो बहुत सारी सेल्स ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, यूजर की बॉडरेशन बढ़ा रही होती है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ही पहले से बने बनाए कैलकुलेशन के पैटर्न एक्सेल में डाल दिए गए हैं और उनको नाम दिया गया है फंक्शन। और बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहाँ पर अगर 625 लिखा है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अभी फंक्शन के बारे में नहीं, मतलब आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये लीजिए आ गया। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, तो फंक्शन कितना आपके लिए काम आसान कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉर्मूला यूजर डिफाइंड होता है। कुछ कैलकुलेशंस ही ऐसी होती हैं जिनके लिए फंक्शन बने बनाए नहीं मिलते हैं। बहुत कुछ कैलकुलेशन हमारी अपनी यूनिक भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि सारी कैलकुलेशन हम इसके हिसाब से ही करें। जैसे आज अभी हम आपको कैलकुलेशन के लिए एक शीट और के लिए बनाने के लिए देंगे, और वो शीट आप लोगों को भी प्रिपेयर करनी है एम्प्लॉइज की, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसी है जो हमारे हिसाब से चलनी है। तो कैलकुलेशन को अपने हिसाब से अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम, और हमें उसके लिए पहले से कोई कैलकुलेशन का पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम उसको फॉर्मूला कहते हैं और अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। पर
कोई ऐसी कैलकुलेशन हम करते हैं जिसके के लिए बना बनाया फॉर्मूला पहले से पड़ा है, तो उसको कहते हैं फंक्शन, और वो इसीलिए प्री डिफाइंड या इन बिल्ट कहलाता है, क्योंकि वो एक्सेल में ऑलरेडी सेव्ड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि फॉर्मूला का कोई सिंटैक्स नहीं होता। सिंटैक्स का मतलब फॉर्मूला लिखने का कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं होता, जैसी जरूरत वैसे ही हम फॉर्मूला को अपने हिसाब से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, और यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है। अब अगर आपने कहा फॉर्मूला बनाओ, तो बस इज इक्वल टू का साइन लगाना है, ये तो जरूरी है, क्योंकि इज इक्वल टू के साइन के बिना तो फॉर्मूला स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन क्या है, आपने कहा इसको इसमें जोड़िए, किसको, इसको, और माइनस करिए किसको, इसको। मतलब जरूरत के अनुसार आप काम करते हैं, इसका कोई बना बनाया रूल नहीं कि नहीं ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है। फॉर्मूला को लिखने का कोई रूल नहीं है, जैसी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वैसी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से पैटर्न बना करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। जबकि फंक्शन में को लिखने का एक रूल है, हर फंक्शन का एक ग्रामर होता है और फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है, और आपको वो तरीका पता होना चाहिए। अगर आप उस फंक्शन को लिखते समय फंक्शन की स्पेलिंग गलत करते हैं तो भी आप अपना आउटपुट नहीं ले सकते। यानी फंक्शन को यूज करने से पहले फंक्शन से के साथ एसोसिएटेड जितने भी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उसकी स्पेलिंग भी वैसे ही लिखी होनी चाहिए, और फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज आप दे रहे हैं, कितनी वैल्यूज दे सकते हैं एक बार में, और किस तरह से वैल्यूज दी जाएंगी, ये सब भी आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि यदि किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं SQRT। ये हमने नहीं बनाया है, एक्सेल में पहले से बना हुआ था। अगर हम कह देते कि हमारी यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी लिखी हुई है, जैसे ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और हम कहते हैं कि एक साथ ही सबका स्क्वायर रूट निकाल लो, पहली सेल का निकालिए, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, कॉमा लगाया, दूसरी का निकालिए, कॉमा लगाया, तीसरी का निकालिए, और ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर किया, तो देखिए वो क्या बता रहा है, वो आपको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये फंक्शन ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। इस फंक्शन में एक बार में एक ही वैल्यू लिखी जा सकती है, तो आप 2, 3, 4 अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो वही कहने का मतलब था कि जब आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन के साथ जो एसोसिएटेड रूल है वो आपको पता होना चाहिए। अपने मन से आप कुछ काम फंक्शन में नहीं कर सकते, जिस रूल के साथ वो पहले से डिफाइन किया गया है वही रूल आपको फॉलो करना आना चाहिए। फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फॉर्मूला लिखना शुरू कर देते हैं, पर हर फंक्शन अपने एक नाम के साथ आता है, बिना नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता। और ये जाहिर सी बात है, बिना नाम का फंक्शन हो भी कैसे सकता है, क्योंकि फंक्शन को उसके नाम से ही तो आइडेंटिटी मिल रही है। जब हम नाम देते हैं तभी तो उसे पता चलता है कि आप सम फंक्शन यूज करने वाले हैं या SQRT। तो हर फंक्शन का एक नाम होता है। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला में आप यहाँ पर सॉरी यहाँ कॉमा सेपरेटर लिख दिया हमने। फॉर्मूला में जो है आप क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला में हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर्मूला में क्या यूज होते हैं, फॉर्मूला में ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और ऑपरेटर्स मतलब बहुत तरीके के सिंबल होते हैं। जैसे कौन कौन से सिंबल्स यूज हो सकते हैं, प्लस का साइन यूज हो सकता है, माइनस का साइन यूज हो सकता है, स्टार का साइन यूज हो सकता है, ऑब्लिक का साइन यूज हो सकता है, और ऐसे और भी बहुत से सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं, है ना। तो ऐसे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। लेकिन फंक्शन में जो है, फंक्शन में आप सेपरेटर्स यूज करते हैं। फंक्शन में ऑपरेटर्स नहीं यूज होते, फंक्शन में क्या यूज होते हैं, फंक्शन में यूज होते हैं सेपरेटर्स। कौन कौन से सेपरेटर्स यूज होते हैं, दो ही तरह के सेपरेटर यूज होते हैं। एक होता है आपका कॉमा सेपरेटर और दूसरा होता है आपका कोलन सेपरेटर। ये दो सेपरेटर जो है आप यूज करते हैं। सेपरेटर्स क्या होते हैं अभी हम आगे जानेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसीलिए अगर आप कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखें, यानी ऐसा पैटर्न देखें, तो आप समझ जाइए कि ये फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूला ही बोलिए। और जबकि अगर कहीं पर आप कुछ ऐसा लिखा हुआ देखें, यानी इज इक्वल टू के बाद में कोई नाम लिखा है, फिर ब्रैकेट में कुछ काम किया हुआ है, तो ये फंक्शन है। वैसे तो देखिए कोई मतलब आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए, पता आपको चल गया है।
अब आप अपने डेली प्रैक्टिस में इन वर्ड्स को यूज कीजिए, नहीं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस यूजर्स को भी हमने देखा है कि वो फंक्शन को भी फॉर्मूला ही बोल देते हैं कि ये सम फॉर्मूला लगा दो, SQRT फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ये गलत है, ये टर्मिनोलॉजी का गलत यूज है। SQRT हो गया, सम हो गया, ये आगे हम और भी बहुत सारे फंक्शन सीखेंगे, तो वो सब फंक्शंस हैं। फॉर्मूला क्या है, जहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा करके सीधे कैलकुलेशन का पैटर्न बना दिया जाता है, कोई नाम वगैरह नहीं दिया जाता है, और किसी नियम को फॉलो करते हुए काम नहीं करते, बस ये पता है कि हाँ इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे फॉर्मूला में और फंक्शन में। फॉर्मूला फंक्शन में एक सिमिलैरिटी यही है कि दोनों को जो है लिखते समय दोनों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, और दोनों को लिखने के लिए जो शुरुआत करनी होती है वो इज इक्वल टू साइन से ही करनी होती है। जब आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो फॉर्मूला लिखते समय सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या बनाना है, किसे जोड़ना है, किसे घटाना है, कुछ को डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, ये सब आपको पता है। लेकिन अगर आपको एक मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स की लिस्ट दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप इन नंबर्स का जो है स्क्वायर रूट निकालिए, हम आपको स्क्वायर रूट का ही एग्जाम्पल मान लीजिए दे देते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला आप बना नहीं सकते, आपको पता नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन लगाना है, पर आपको ये भी पता ही नहीं कि कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फंक्शन मिलता है, या अभी ये पता ही नहीं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक्सेल फंक्शन देता भी है या नहीं। तो आपने कहा चलो देख लेते हैं। तो फंक्शन अगर आपको कहीं लगाना है, फंक्शन यहीं पर इंसर्ट करना है, तो फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए यदि आपको ये भी नहीं पता कि कौन से काम के लिए कौन सा फंक्शन मिलता है, तो भी आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, आपको तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करना है? जहां फंक्शन इंसर्ट करना है पहले उस सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में, वैसे तो देखिए फॉर्मूलाज का पूरा टैब मिलता है और दुनिया भर की कहानी है, लेकिन आप इतना मेहनत मत करिए। आप सेल को सिलेक्ट करके यहीं पर फॉर्मूला बार के जस्ट पहले एक FX नाम का बटन दिख रहा है, यहाँ अपना पॉइंटर रखिए। इस बटन को कहते हैं इंसर्ट फंक्शन बटन, ये देखिए। इस पर जब आप पॉइंटर रख करके क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर इंसर्ट फंक्शन का एक विंडो आपके सामने आता है, जो आप देख पा रहे होंगे इस समय। यहाँ पर एक बॉक्स ये बना हुआ है, एक बॉक्स ये बना हुआ है, और एक बॉक्स ये बना हुआ है। यानी यूजर से यहाँ पर 3 चीजें एक्सपेक्ट की गई हैं। सबसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ है सर्च फॉर अ फंक्शन, यानी किस तरह का फंक्शन आपको यूज करना है। देखिए अगर आपको पहले से पता था कि फंक्शन कौन सा यूज करना है, लेकिन फंक्शन को लिखने का तरीका नहीं पता था, तब तो कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधे यहाँ फंक्शन के कैटेगरी में आते, यहाँ पे क्लिक करते। देखिए वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है, क्योंकि फंक्शन बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर होते हैं, माने अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फंक्शन है। तो ये सारी कैटेगरी दिख रही है, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम। तो फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल फंक्शंस आ गए, है ना। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फंक्शंस आएंगे, ये देखिए। तो वैसे तो जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के फंक्शन यहाँ दिखेंगे, लेकिन अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक करते ही सारे फंक्शन जो एक्सेल हमें दे रहा है वो सारे फंक्शन यहाँ मिलते हैं हमको। तो अब आपने कहा ऑल, और यहाँ से आप फंक्शन का नाम ढूंढ सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने कहा हमें SQRT ढूंढना है, तो फंक्शंस के नाम अल्फाबेटिकल लगे हुए हैं, आपको S तक जाना है पेशेंस के साथ, और जब S अक्षर शुरू हो जाएगा तो आपको S से संबंधित सारे फंक्शन दिखने लगेंगे कि S लेटर से कौन कौन से फंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। उसी में से हम अपना फंक्शन ढूंढेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, तो अगर ये पता था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन यूज होता है, तो यहाँ से आपने ऑल पे क्लिक किया, SQRT पे क्लिक किया, और अगर आप ओके कर दें तो यहीं से फंक्शन लिखना भी शुरू कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए वो पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, और कर्सर देखिए यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और ये देखिए हो गया, फंक्शन आ गया। एक बार आ गया तो ऐसे रिपीट कर दीजिए, तो आपने देखिए सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लिया है ना। तो इस तरह से एक बार अगर फंक्शन का नाम पता था, भले ही ये भूल गए थे वो कैसे यूज होता है, तो भी देखिए आपने अपने फंक्शन को इजिली अप्लाई कर दिया। पर मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं था कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन कौन सा मिल रहा है, तब क्या करेंगे?
सेल सिलेक्ट करेंगे और वही इंसर्ट फंक्शन पे आएंगे। लेकिन अब की बार यहाँ सबसे पहले जहां लिखा है टाइप अ ब्रीफ फंक्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो, यानी अगर ये पता नहीं है लेकिन आपको ये तो पता है कि आप करना क्या चाहते हैं, वो यहाँ लिख दीजिए। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो हमें स्क्वायर रूट ही निकालना है, तो वही हमने लिख दिया साधारण शब्दों में। और इतना लिखने के बाद यही गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी कौन सी खुल के आ गई, रेकमेंडेड कैटेगरी खुल के आ गई। मतलब आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपने बताया, तो आपकी समस्या को देखते हुए उसने क्या किया, उसने आपकी समस्या को देखते हुए जो उसको लगे कि आपके काम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस आप जो है यहाँ पर उसने रेकमेंड कर दिया आपको कि भाई आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ये सारे फंक्शंस यहाँ पर मिलते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारी जरूरत का कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए जब हम फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए उस फंक्शन का पर्पस यही दिख रहा होता है नीचे। जैसे SQRT फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो वैसे तो हमारी जरूरत पूरी हो गई, हाँ यही तो हम भी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो देखें ये क्या कर रहा है, तो ये बता रहा है रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये सब फंक्शंस का बता रहा है, लेकिन हमने देखा कि हमारी जरूरत कौन सी फंक्शन से पूरी हो रही है, इस फंक्शन से पूरी हो रही है। तो बस इसी को सिलेक्ट करके रखेंगे, ओके कहेंगे। अब फिर वही विंडो खुली कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, तो हमने कहा हमें इस नंबर का निकालना है, और इस नंबर का निकालने के बाद इतना करके हम कह देंगे ओके। तो ओके करते ही देखिए फंक्शन ने हमें आउटपुट दे दिया, और फिर उसके बाद आप सभी नंबरों का स्क्वायर रूट कितने आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना आसान होता है किसी भी फंक्शन को यूज करना, सिर्फ इंसर्ट फंक्शन बटन पे जाना है और काम करना है। ये बात अलग है कि जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता जाता है। तो फिर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आपको पता है एक बार कि स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करते हैं, तो फिर आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और एंटर करते ही आप देखेंगे कि आप फंक्शन को अप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो तब की बात है जब कुछ ना पता हो, अगर पता है तो सिर्फ अपने हाथ से फंक्शन को टाइप करके हम सबसे जल्दी अपना आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इतनी चीज तो सबको क्लियर है? रघुवेंद्र, श्री नारायण, प्रिया? यस मैम। चलिए, तो ये तो चीज ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। ये तो बेसिक डिफरेंस हमने सीख लिया कि फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर्मूला में क्या यूज होते हैं, सेपरेटर्स, सॉरी ऑपरेटर्स यूज होते हैं। यानी जब आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए कई तरीके के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे आप कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ऑपरेटर्स की भी अपनी एक कैटेगरी है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे कि आप मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होता है, यहाँ पर उस सिंबल का नाम क्या है, फिर ये परफॉर्म क्या करता है और रिटर्न क्या करता है, और यहीं पर एग्जाम्पल से उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहला सिंबल है ये, अभी हम इसके साइज बड़े कर देंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये वाले सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। इसको तो हम कहते हैं प्लस। प्लस क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है, जोड़ने का काम करता है। और रिटर्न क्या करता है, एडिशन का आउटपुट क्या कहलाता है,
जब आप वैल्यूज को जोड़ते हैं तो जो जुड़ के वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? रिजल्ट कहलाती है। रिजल्ट। श्री नारायण आप बताइए, जब आप कुछ नंबरों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है? हिंदी में ही बताइए। सम कहलाता है उसका। हाँ, जोड़। हाँ, जोड़ नहीं कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं योग। हाँ, योग कहते हैं हिंदी में। वो इंग्लिश में वो योगा है, और हिंदी में अगर आप जोड़ते हैं तो कहते हैं हमें योग निकालना है, और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सम, है ना? एडिशन रिटर्न्स सम। जैसे अगर आप इज इक्वल टू 5 + 2 कहते हैं तो आपको इसका आउटपुट क्या मिलता है? 7 मिलता है ना? तो ये आपने यहाँ पर इसको देखा, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 5 + 2 अगर आपने किया तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 7। ये तो चीज हो गई आपकी जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सिंबल है ये, इसका नाम क्या होता है? माइनस। वैसे तो बोलते तो हम लोग माइनस ही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। हाँ, पर कंप्यूटर की भाषा में इसका नाम है हाइफन। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जो माइनस वाला सिंबल है, जिसे आप डैश भी बोलते हैं, इसको यहाँ क्या कहा जाता है? हाइफन कहते हैं। इसका नाम है हाइफन। और ये क्या करता है? ये सब्ट्रैक्शन करता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है वैल्यू कम करती है। और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके जो रिजल्ट हमें देता है उसे हम क्या कहते हैं? घटाने के बाद जो आंसर मिलता है वो क्या कहलाता है? हाँ यार, मतलब इतना बचा है हमारे पास, बचा है आपके पास, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिमाइंडर। डिफरेंस, डिफरेंस, अंतर। दो वैल्यूज का अंतर निकलता है ना? यस मैम। तो अंतर है। जैसे अगर आपने कहा 5 - 2 तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा 3। फिर आगे हमारा सिंबल है स्टार, जिससे आप बोलते हैं, लेकिन इसका नाम होता है एक्चुअली एस्टेरिस्क कहते हैं इसको। ये किसके लिए काम करता है? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट कहलाता है प्रोडक्ट। हाँ, जिसे आप गुणनफल कहते हैं, वही कहलाता है आपका प्रोडक्ट। अंग्रेजी में उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमने कहा इज इक्वल टू 5 * 3, 5 * 3, तो ये आउटपुट क्या दे देगा हमें? 15। अगला ऑपरेटर है हमारा ऑब्लिक ऑपरेटर। इसका नाम ऑब्लिक होता है। ये डिवीजन के काम आता है, लेकिन डिवीजन में भी ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है कोशेंट। कोशेंट मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड करने पर नीचे वाली वैल्यू से जो बचता है ऊपर, डिवीजन में जो ऊपर बचता है उसको ये रिटर्न करता है, और उसी को कोशेंट कहते हैं। अगर 5/2 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5। कभी कभी डिवीजन में ऐसी भी जरूरत पड़ती है हमें कि हमको कोशेंट नहीं चाहिए, बल्कि हमको चाहिए रिमाइंडर। क्या आज तक कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ी है? यस मैम। कब? आपको कब जरूरत पड़ा? मैम करते थे स्कूल में, अब ऐसा जब बच स्कूल में जाता पढ़ते थे। हाँ, तो आप मैथ्स में जब बिल्कुल आपने डिवीजन सीखा होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में जब डिवीजन सिखाया जाता है तो बताते हैं क्वोशंट बताइए, रिमाइंडर बताइए, वहां आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके बाद जब जब आपने डिवीजन किया होगा तो आपने क्वोशंट ही निकाला होगा और क्वोशंट को ही इंपॉर्टेंस दी होगी, है ना? लेकिन यहाँ जब आप एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे तो कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ेगी डिवीजन के बाद कि आपको क्वोशंट नहीं देखना है, बल्कि आपको रिमाइंडर देखना है। तो अगर रिमाइंडर देखना है तो एक्सेल में उसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। रिमाइंडर के लिए जैसे ऑब्लिक तो यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए ऑपरेटर नहीं है, बल्कि रिमाइंडर एक फंक्शन से निकाला जाता है। और वो कौन सा फंक्शन है? रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो तो एक अलग बात है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये क्या करता है? मॉड फंक्शन भी डिवीजन का काम करता है, और डिवीजन के बाद ये हमें क्या देता है? ये हमें रिमाइंडर देता है। जैसे अगर हमने कहा कि यहाँ हमने लिखा होता है इज इक्वल टू मॉड
5,2, तो ये क्या करता, 5 को 2 से डिवाइड करता और हमें रिटर्न क्या करता, 1। क्योंकि जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे कितना बचता है, नीचे 1 बचता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किस ऑपरेटर का क्या काम होता है। इसके बाद में ये तो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी। इसके बाद में कौन से टाइप के ऑपरेटर है, इसके बाद में हमारे टेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो टेक्स्ट वैल्यू पे काम करेंगे तो उनको हम टेक्स्ट ऑपरेटर्स कह सकते हैं। और टेक्स्ट ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल है जो यूज किया जाता है, और कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है। एक सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है। इसका नाम क्या है, वैसे तो इसको हम एंड बोलते हैं अपनी रोजमर्रा की भाषा में, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसका नाम है एम्परसैंड। तो क्या कहते हैं, एम्परसैंड कहते हैं। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये joins 2 or more cell values। एक सेकेंड के लिए, हाँ एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है 2 और मोर सेल वैल्यूज के। यानी यदि कभी ऐसी जरूरत पड़े कि 2 या 2 से ज्यादा सेल में कुछ वैल्यू लिखी है और उनको आपको ज्वाइन करके रखना है, तो ये आपके लिए वो काम करता है। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है कॉन्कैटिनेटेड वैल्यूज। इसको मतलब ज्वाइनिंग को कहते हैं कि कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करता है ये। बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर करता है और परफॉर्म क्या करता है, ये परफॉर्म करता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा सेल वैल्यूज को आपस में जोड़ना। जोड़ने का मतलब ऐड नहीं करना, ज्वाइन करना, ठीक है। इसीलिए इस ऑपरेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो सिंबल है हमारा, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी कहलाता है। जैसे क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी सेल में लिख दिया है इज इक्वल टू, सपोज लिख दिया यहाँ पर अमित एम्परसेंड कुमार, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये दे देगा अमित कुमार, एक सेल में लिख करके दे देगा। कैसे और क्यों जरूरत पड़ेगी, अब सबके साथ में चल रहे होंगे कि ऐसा कब होगा, ऐसा क्यों लिखेंगे। तो बहुत बार होता है। कैसे होता है बहुत बार, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसी शीट में हम हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने डेटा बनाया, इसमें आपने लोगों का फर्स्ट नेम लिखा, यहाँ पर आपने लोगों का मिडिल नेम लिखा और यहाँ पर आपने लोगों का लास्ट नेम लिखा। ऐसा डाटाबेस आपको बनाने के लिए कहा गया था और कुछ आपको 550-600 नाम दे दिए गए थे, है ना। मान लीजिए आपको बैठा दिया जाए आपकी जो सोसाइटी है वहां पर और कह दिया जाए जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनका डेटाबेस तैयार करिए, नाम लिखिए। तो नाम अगर 3 पार्ट्स में यूजुअली होता है किसी का और नहीं भी होता है तो भी अलग अलग लिखिए, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सर नेम। फिर उसके बाद में उनका आधार नंबर लिखिए, डेट लिखिए किस डेट में उन्होंने वैक्सीन ली, अगली जो डोज मिलनी है वो कब मिलनी है, तीसरे डोज कब मिलनी है, तो डेट्स मेंशन करिए। तो ऐसा डेटाबेस आपको, अब आपके सोसाइटी में मान लीजिए रहते हैं 700-800 लोग, तो आपको 700-800 लोगों का या मान लीजिए 5 ही 100 लोगों का या मान लीजिए 200 लोगों का ही डेटा बनाना है। तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया। अब यहाँ पर सैंपल के लिए 2-3 नाम डाल लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर पहला नाम था भरत और मिडिल नेम इनका कोई नहीं था, इनका सरनेम था गोयल। फिर दूसरा था यहाँ पे राजीव रंजन सिंह,
अमिता, सक्सेना, मानसी, अमर, वर्मा, अमन, अमर, जीत, सिंह। ऐसे नाम आपने लिख लिए थे। ये तो 5 नाम हमने लिखे, ऐसे 500 नाम आपने लिख दिए थे और पूरा डेटाबेस आपने तैयार कर दिया था। किस डेट में डोज ली, अगली डेट कब है, अगली डेट कब, पूरा आधार नंबर पूरा बना दिया था। लेकिन जब आपने डेटा हैंडओवर किया, यानी जिससे आपको ये डेटा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जब आपने उनको दिखाया कि ये लीजिए डेटा बन गया, सब हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए, एक कॉलम और डाल दीजिए यहाँ पर इसके बाद। जैसे यहाँ मान लीजिए डेट था, तो आपसे कहा गया कि डेट से पहले एक कॉलम डाल दीजिए। यहाँ पे डेट था या आधार नंबर था, और आपसे कह दिया जाए कि आधार नंबर से पहले एक कॉलम डालिए। तो कॉलम डालना तो आपको आता ही है, तो आप फटाक से कर लेंगे। आपने कहा यहाँ पे लिखना क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे लिखिए फुल नेम, यानी पूरा नाम यहाँ लिखिए। तो अब आपको जो है चक्कर आ जाएगा कि किसी तरह से तो हिम्मत करके, मेहनत करके 500-600 नाम मर मर के कैसे तो यहाँ लिखे। अब कह रहे हो आप पूरा नाम लिखो, तो हम फिर लिखें, तो ऐसे तो फिर अब हम यहाँ पे भरत पूरा लिखते जा रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भरत गोयल, और मेहनत से ज्यादा हम काम करने से पहले ही बोर हो गए, क्योंकि यही काम बार बार क्यों करा रहे हो भाई। मगर डेटाबेसेस जब बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, फुल नेम अलग लिखे जाते हैं और सेग्रीगेटेड वैल्यूज बाइफरकेट होकर के अलग लिखी जाती हैं। तो अगर एक्सेल में आप ये काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे करिए और आप कर देंगे। कैसे कर देंगे, इज इक्वल टू दिस सेल, बीच में क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे एम्परसेंड, फिर दूसरी सेल, फिर एम्परसेंड और तीसरी सेल। अब आप कहेंगे मैम सबके नाम में तो मिडिल नेम है नहीं, कुछ लोगों के नाम तो केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है। तो कोई बात नहीं है, मिडिल नेम नहीं है तो खाली जगह रहेगी, क्या प्रॉब्लम है। पर ऐसा नहीं कि अब हम उन लोगों के नाम छाट करके अलग कर देंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए सबको। और अब आप क्या करेंगे, एंटर। अब ये बात अलग है कि ये देखिए हो गया, अगर आप देखें तो एक को करा है, आप सबको ड्रैग कर दीजिए, ये दीजिए, आ गए सबके नाम। जितनी देर में आप सोचते विचारते 2 नाम लिखते, उतनी देर में आपने सबके नाम लिख लिए। मगर इन नामों को लिखने में एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो क्या है कि इनके बीच में स्पेस नहीं है। जैसे भरत गोयल एक साथ लिखा हुआ है, राजीव रंजन सिंह एक साथ लिखा है। जाहिर सी बात है, जब हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम के बीच में कम से कम एक स्पेस तो देते हैं। तो अगर स्पेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम भी हम ऐसा बना लेंगे अपना फॉर्मूला कि स्पेस भी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, अब स्पेस जो कि कीबोर्ड से दी जाती है वो भी एक कैरेक्टर ही होता है, तो ये है कि इसको भी हम ही को देना पड़ेगा। जैसे हम चाहते थे कि पहले ब्लू वाली सेल के बाद एक स्पेस आए, तो एम्परसैंड के बाद एक स्पेस कीबोर्ड से देनी पड़ेगी। ऐसे डबल कोट्स का साइन लगाएंगे, एक स्पेस देंगे कीबोर्ड से, फिर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर एम्परसैंड लगाएंगे, फिर दूसरे सेल की वैल्यू, फिर एम्परसैंड लगाएंगे, फिर डबल कोट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और फिर एम्परसैंड लगाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, पहली सेल लिखिए, एम्परसैंड, एक स्पेस दीजिए, एम्परसैंड, दूसरी सेल की वैल्यू लिखिए, एम्परसैंड, फिर स्पेस दीजिए, एम्परसैंड, तीसरे सेल की वैल्यू लिखिए। ये यहाँ पर डबल कोट्स आपको जो है एम्परसैंड के बाद ही देने, तो बस इतना आपको करना है और फिर आप एंटर कीजिए। ये देखिए भरत गोयल का नाम सही आ गया, और अब आप सब पे क्लिक करिए और देखिए ये सबके नाम सही ढंग से आ गए। तो यहाँ पर देखिए इस एम्परसैंड ऑपरेटर का यूज करके आपने कितनी आसानी से काम कर लिया। आप जो है अब इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करिएगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, और फिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक और लीजिएगा। कितने का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, जितना सिलेक्टेड है खास तौर से। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे कर देते हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि वैसे लिखा गया था तो ये ऐसे आया था। अब इसका ले लीजिए। तो देखिए एक छोटा सा ऑपरेटर है कहने को, लेकिन आपने देखा
कि इस ऑपरेटर की मदद से कितना बड़ा काम कितनी आसानी से हो गया। ऐसे कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं है कि यही है। अब मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाता सपोज कि एम्प्लॉय का कोड नंबर यहाँ लिखा है और डिपार्टमेंट कोड डिपार्टमेंट कोड यहाँ दिया गया है और एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को एक कोड नंबर दिया जाता है, वो कोड नंबर यहाँ है। जैसे अकाउंट्स वालों का कोड है ACC, फैकल्टीज है FAC, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ADM, और मान लीजिए HR वालों का HRD, ACC, ADM, FAC, ऐसे। तो कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पहले नाम लिखे होते, सब होता, और यहाँ पर 5 डिजिट का कोड दिया गया है। ये कोड दिए। अब आपसे कह दिया कि दोनों चीजों को मिला करके एम्प्लॉय कोड बनाइए। एम्प्लॉय कोड लिखना है जिसमें दोनों चीजों को एक साथ लिखना है। तो अब आप ऐसे तो लिख रहे होंगे बैठे हुए ACC 12542, फिर आप लिख रहे होंगे FAC, फिर क्या लिख रहे हैं 62563। बहुत टाइम वेस्ट होगा और गलतियां भी होंगी। अभी क्या करना है, कुछ ना करिए, इज इक्वल टू दिस एम्परसेंड दिस, कोई गैप देना ही नहीं है तो मत दीजिए गैप। ये लीजिए, सोचने में भी उतना समय नहीं लगेगा और आप कर डालेंगे काम अपना। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं जब आपको 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में वैल्यू लिखी हुई होती है, पर उन्हें आपको कॉन्कैटिनेट करके यानी ज्वाइन करके किसी एक सेल में लिखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि टेक्स्ट वैल्यूज पे काम करता है और टेक्स्ट ही नहीं नंबर्स को भी आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है, जैसे अभी आपने देखा। आप सबको क्लियर है ये चीज? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? ओके, तो ये हो गए हमारे टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर बस यही है। इसके बाद में हम अगली कैटेगरी की बात करें अगर, तो अगली जो कैटेगरी है हमारी, मैम हाँ जी, वो फॉर्मूला मुझे फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। कौन सा वाला? टेक्स्ट वाला मैम। यही ना, एम्परसेंड। यस मैम। देखिए यहाँ पे क्या था, ये कोड था, ये नंबर था। हमने क्या किया, इज इक्वल टू, पहली सेल सिलेक्ट की, उसके बाद में क्या लगा दिया, एम्परसेंड का साइन लगा दिया कीबोर्ड से, और फिर दूसरी सेल सिलेक्ट करी। फिर से दिखा देते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाया, पहली सेल, पहले क्या लाना है, ये लाना है, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद किसे लाना है, इसको लाना है, लेकिन दोनों को क्योंकि लाना है, ज्वाइन करना है, तो कीबोर्ड से एम्परसेंड का सिंबल देंगे, टाइप करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और अब कीबोर्ड से ही हम एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ज्वाइन होके वैल्यू आ गई, और अब हम इसको ट्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगली हमारी जो कैटेगरी है, ये तो हो गए हमारे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट कैटेगरी के बाद अब हम बात करते हैं वो कैटेगरी जिससे कि आपको क्या करना है, यहां पर अब हम यूज करेंगे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। कंपैरेटिव ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आप 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद उनका आउटपुट देते हैं। कंपैरेटिव ऑपरेटर्स में आपको कौन कौन से सिंबल यूज करने हैं, ये वाला सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है, इस सिंबल को यूज करते हैं, इस सिंबल को यूज करते हैं, और यूज करते हैं ये वाला सिंबल। ये, तो इसका क्या नाम है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ये कहलाता है हमारा लेस देन, ये कहलाता है हमारा इक्वल्स टू, ये कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहलाता है लेस देन और इक्वल टू, ये कहलाता है नॉट इक्वल टू। ये सब तो इन सब फंक्शंस का एक ही काम होता है। ये सब फंक्शंस एक ही काम करते हैं और एक ही जैसा आउटपुट देते हैं। ये बाकी ऑपरेटर्स जो हैं एक ही जैसा आउटपुट देते हैं। ये बाकी ऑपरेटर्स की तरह नहीं है जोड़ने घटाने गुणा भाग के लिए यूज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं,
ये लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जब कंपैरिजन यानी तुलना होती है, तो तुलना का रिजल्ट क्या होता है, तुलना में या तो आपको पता होता है कि तुलना में देख रहे होते हैं कि क्या दोनों चीजें आपस में बराबर हैं, क्या दो वैल्यूज में से कोई बड़ी है या नहीं है, छोटी है या नहीं है, तो आंसर भी होता है या नहीं है। यानी ये वो ऑपरेटर्स हैं जब ये यूज किए जाते हैं तो ये क्या रिटर्न करते हैं, या तो रिटर्न करते हैं लॉजिकल ट्रू, या फिर क्या रिटर्न करते हैं, लॉजिकल फॉल्स। इनका आंसर कोई वैल्यू कभी नहीं होता कि ये 25 दे रहे हैं या 52 दे रहे हैं या 193 दे रहे हैं, नहीं, ये या तो देंगे ट्रू या देंगे फॉल्स। जैसे अगर आप किसी सेल में लिखते हैं इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 2, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा ट्रू। अगर किसी सेल में लिखते हैं 5 इज लेस देन 2, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आएगा फॉल्स। अगर आप लिखते हैं किसी सेल में 5 इज इक्वल्स टू 2, तो भी आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि 5 और 2 बराबर नहीं होते हैं। फिर अगर आपने किसी सेल में लिखा इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी 5 या तो 2 से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर तो नहीं है पर बड़ा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर आपने लिखा 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ना तो ये छोटा है और ना ही है उसके बराबर है। और अगर आपने लिखा इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल, सॉरी ये मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर गलत बता दिया, ये वाला सिंबल नहीं यूज होता नॉट इक्वल टू के लिए, एक्सेल में ये वाला सिंबल यूज होता है। तो अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये आंसर क्या देता है, ये देता है ट्रू, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब है बराबर नहीं है, तो वाकई में 5 2 के बराबर नहीं है, तो 2 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये देगा ट्रू। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। तो ये हम आगे सीखेंगे, फंक्शंस को यूज करना सीखेंगे। आज अभी आपको इतना बताने के बाद पहले हम आपको डेटा बता रहे हैं, ये ऑपरेटर्स की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं डेटा की। एक शीट बनाएंगे और एक डेटा प्रिपेयर करेंगे, वही डेटा आप लोगों को भी बनाना है, अपनी सेम वर्कबुक में बना लीजिएगा, कोई नई फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आज डेटा हम बनाने जा रहे हैं, एम्प्लॉइज का डेटा बनाना सीखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्लैंक न्यू शीट इंसर्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ हमने सबसे पहले मंथ नेम लिखा, फिर हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, फिर हम एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, फिर हमें उसकी लिखनी है बेसिक सैलरी, फिर मान लीजिए हमको इसका लिखना है बेसिक सैलरी के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे DA दैट इज 8% ऑफ बेसिक, HRA that is 10% of basic, then PF that is 17% of basic, then leaves के बेसिस पर उसका डिडक्शन, अभी बताएंगे ये सब क्या है। और सेल, कमीशन और नेट सैलरी। ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम्स अपने बना लिए, और यहाँ सबसे पहले हम जो है ये डेटा हम बना रहे हैं 10 लोगों के लिए, यानी हमें कितने लोग चाहिए, तो हम सीरियल नंबर कितना ले लेंगे, 10, कुछ नाम लेंगे हम, और यहाँ पर ये डेटा बन रहा है मान लीजिए अप्रैल मंथ के लिए। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है हमारे देश में, तो हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है ना, तो अप्रैल से मार्च तक चलता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हम भी वही कर रहे हैं कि अप्रैल से लेकर के हमें चाहिए डेटा। तो ये तो हमने 10 लोगों के लिए, अब यहाँ पे 10 लोगों के पहले हम नाम लिख लें,
ये नाम लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी लिख रहे हैं। देखिए आप लोग भी जब ये डेटा बनाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों को मतलब हम इसलिए पहले ही बता देते हैं, बेसिक सैलरी में लाखों करोड़ों सैलरी, कुछ भी वेग फिगर डाल देते हैं ऐसे। आपको ये काम नहीं करना। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, इतनी रखिए वैल्यू जो एक मतलब जेन्युइन वैल्यू लगे। दूसरी बात ये है कि एक कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों की सैलरी सेम नहीं होती है, तो सैलरी में वेरिएशन रखिए। तो एक हमने बना लिया कि भाई मिनिमम हमारी कंपनी में यदि किसी को सैलरी मिल रही है तो सपोज 15,000 मिल रही है, और ज्यादा से ज्यादा किसी को भी मिल रही है तो मान लीजिए 50,000 तक, बस इससे ज्यादा हम नहीं दे रहे हैं किसी को भी। तो उसी में हमें वैरायटी यहाँ पर रखनी है ना। तो मान लीजिए इसकी सैलरी 22,500 है, इसकी 25,000 है, इसकी 45,000 है, इसकी 15,000 है, इसकी 16,500 है, इसकी 20,000 है। और ऐसा भी नहीं कि सबकी अलग है, सिमिलर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सबकी अलग हो, एक आध कोई सेम भी है, ठीक है। यहाँ इनकी 50,000 है, इनकी सैलरी जो है सपोज 30,000 है, और इनकी सैलरी है मान लीजिए 25,500। अब आपको बेसिक सैलरी पता चल गई है, आपको निकालना है डीए। बेसिक सैलरी का डीए निकालना है, जो कि पहले ही बता दिया गया। डीए कितना निकालिए, बेसिक सैलरी का 8%, 8% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जो भी सैलरी है उसका 8% यहाँ निकालना है। अब वैसे तो आप कैलकुलेटर लेके बैठिए और 22,500 का 8%, फिर 25,000 का 8% निकालते रहिए, लेकिन एक्सेल में काम कर रहे तो कुछ करना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं बेसिक सैलरी का 8%। सबसे पहले इज इक्वल टू, बेसिक सैलरी कहाँ लिखी है, ये लिखी है, इंटू 8%, बस। और एंटर करते ही ये देखिए इनकी सैलरी का 8% आ गया, एक का आया, सबका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कितना है, 10% ऑफ बेसिक। फिर से ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, बेसिक कहाँ लिखी है, इसको सिलेक्ट किया, इंटू 10%, और एंटर करिए और ड्रैग करके सब पे ले आइए। ऐसे ही पीएफ निकालना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 17%, एंटर एंड ड्रैग। तो देखिए अगर देखा जाए तो बेसिक सैलरी सबकी सेम है। जब बेसिक सेम है मतलब सबकी हर महीने सेम रहेगी, बेसिक सैलरी महीने महीने पे नहीं बदलती है ना। तो जब बेसिक सैलरी हर महीने सेम रहेगी पूरे साल भर, तो डीए, एचआरए और पीएफ भी नहीं बदलेगा। हाँ, इसके आगे किसका कॉलम है, छुट्टियों का, यानी अप्रैल में किसने कितनी छुट्टी ली। अब मान लीजिए इसने एक छुट्टी ली, छुट्टी भी बहुत कम और बहुत ज्यादा मत कर दीजिएगा। कम का मतलब नेगेटिव में तो नहीं देते, लेकिन ज्यादा में कई बार क्या करते हैं लोग, एक एक महीने में 50-50 छुट्टियां दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी ने 2 छुट्टी ली, किसी ने 1 ली, किसी ने 5 ली, किसी ने नहीं भी ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लेते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप उठा के यहाँ 45 छुट्टी दे दें, महीने में दिन 30 है और छुट्टी 45, कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे छोटी छोटी फिगर्स दीजिए। आदमी कम से कम ही छुट्टियां लेता है, बहुत ही कोई इमरजेंसी होती है तो मजबूरी में से ज्यादा छुट्टियां लेनी होती है, तो फिर भी अपने हिसाब से यहाँ 2 ले ली, 3 ले ली, 1 ली, 1 भी नहीं ली, और यहाँ 5 ले ली। तो ये छुट्टियों का कॉलम बना है। अब हमें किसका कॉलम बनाना है, यहाँ पे डिडक्शन। जब कोई छुट्टी लेता है तो देखिए उसका पैसा भी कटता है, तो यहाँ पे उसका कितना पैसा कटेगा ये हमें निकालना है। तो किसी का सैलरी में से कितना पैसा कटता है ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी एक दिन की सैलरी क्या है। अब एक दिन की सैलरी तो मतलब क्योंकि सैलरी सबकी अलग है तो एक दिन की सैलरी भी सबकी अलग होगी। तो अगर आपको एक दिन की सैलरी पता चल जाए कि उसकी एक दिन की सैलरी क्या है, तो एक दिन की सैलरी को अगर आप छुट्टियों से मल्टीप्लाई कर दें तो आप डिडक्शन निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इज इक्वल टू, एक दिन की सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी को किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से, ये मानते हुए कि अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं। वैसे तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो सैलरी निकालते हैं, मतलब डिडक्शन निकालते समय जिन मंथ्स में 30 डेज होते हैं उन्हें 30 से डिवाइड करते हैं बेसिक सैलरी को, और जिनमें 31 डेज होते हैं उन्हें 31 से डिवाइड करती हैं। और जिस महीने में 28 या 29 दिन है तो उसे 28 या 29 से ही डिवाइड करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, टाइम टेकिंग है,
इसलिए यूजुअली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस ये मान लेती है कि हर महीने में 30 दिन है, तो चाहे फरवरी की निकालनी हो, चाहे जनवरी की निकालनी हो, और चाहे अप्रैल की निकालनी हो, सबको 30 से ही डिवाइड कर देते हैं एक दिन की सैलरी निकालने के लिए। अब इससे हमें एक दिन की सैलरी तो मिल गई, अब उसे मल्टीप्लाई किससे करना है? लीव से। तो यही इज इक्वल, इसका कोई इज इक्वल टू और नहीं लगाना है, यहीं पर स्टार लीव्स। तो होगा क्या, पहले ये कैलकुलेट होगा और क्या मिलेगा आपको? एक दिन की सैलरी, और वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? लीव्स के साथ। और ये देखिए एक दिन इनकी छुट्टियों का पैसा निकल के आ गया और सबकी छुट्टियों का पैसा आपने निकाल लिया। अब जिसने 0 छुट्टी ली थी उसका 0 पैसा कटेगा। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ फिगर्स जो है ये पॉइंट के बाद इतनी सारी आ रही है, तो आप डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करने का आपके पास ऑप्शन है ना। तो हमने कहा कि हमें राउंड फिगर में दिखाना, हमें नहीं चाहिए कि हम पॉइंट पैसों में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड फिगर में निकाल रहे हैं। हाँ, अब सेल जरूर सबकी अलग अलग है, क्योंकि ये तय नहीं करते एम्प्लॉइज के सब लोग एक जैसी सेल करें, सेल सब अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर सेल भी हम 5 फिगर्स में लिख रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे। 20,000 की सेल की, 15,000 की सेल करी, 10,000 की सेल करी, 12,000 की सेल की, 14,500 की सेल करी, 10,000 की सेल करी, 11,000 की सेल करी, 12,000 की सेल करी, 18,000 की सेल करी, ऐसे कुछ भी वैल्यू डाल दी। सेल के बाद में हमने कॉलम जो डाला है कमीशन का, उसमें उसकी सेल के आधार पर उसे क्या मिलेगा? उसे मिल रहा है कमीशन। तो हमने कहा कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी, उसकी कितनी भी सैलरी है, लेकिन अगर उसने सेल चाहे जितनी भी की हो, उसको सेल का 5% ही कमीशन मिलेगा। जिसने 20,000 सेल किया उसको भी सेल का 5% मिलेगा, जिसने 50,000 सेल किया उसे भी सेल का 5% कमीशन मिलेगा। तो सेल का 5% इज इक्वल टू, सेल कहाँ लिखिए, ये इंटू 5%, और ये आ गया 5%। और अब आप इसे ड्रैग कर दीजिए तो देखेंगे कि देखिए सबकी सेल का 5% आपने यहाँ पर निकाल लिया। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा जो है आपके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है, आप यहाँ पर इस तरह से चीजें करेंगे और कमीशन निकाल लेंगे। तो जैसे वैरायटी ऑफ सेल है तो वैरायटी ऑफ कमीशन निकाल लिया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आ गया आखिरी कॉलम, लास्ट कॉलम, जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है नेट सैलरी। नेट सैलरी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हम अपनी कुछ सैलरी की वैल्यू को जोड़ते हैं, कुछ वैल्यू घटती हैं। जैसे सबसे पहले नेट सैलरी में क्या कैलकुलेट होता है? बेसिक सैलरी। बेसिक में ऐड क्या क्या होता है? बीए हमें मिलता है, एचआरए हमें मिलता है, प्लस कमीशन, भाई हमने सेल किया तो कमीशन हमें मिलेगा। यानी पहले हमने जोड़ने वाली चीजें सब एक साथ रख ली, सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस कमीशन। अब कटता क्या क्या है? सबसे पहले तो पीएफ कटता है हर महीने, माइनस पीएफ की वैल्यू, और क्या कटेगा? माइनस डिडक्शन, छुट्टियों का पैसा, ये भी तो कटना है। तो जुड़ने वाली चीजें एक साथ रख ली, फिर लेस होने वाली चीजें एक साथ माइनस माइनस करके लिख दिया, और अब आप एंटर करिए। और आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई बेसिक तो हमारी इतनी है लेकिन इन हैंड इतनी आती है। बेसिक तो 50,000 है पर इन हैंड हमारी कुछ 42,000 तक हमें मिल जाती है। तो क्यों इन हैंड इतनी मिलती है? क्योंकि उसमें से कुछ पैसा हमारा पीएफ में जाता है, कुछ पैसा हमारा लीव में जाता है, कटता पिटता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी और इस तरह से हमने नेट सैलरी निकाल दी। एक की निकाली और ये लीजिए सब की निकल करके आ गई विद इन अ सिंगल मिनट। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और देखिए आपने सबकी नेट सैलरी निकाल करके यहाँ दिखा दी। अब यही काम आपको करना है 12 महीने के लिए। तो आपको पता है कि 12 महीने में लोगों की बेसिक नहीं बदलेगी। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। आप पहले सोच, घबराने मत लग जाएगा कि 12 महीने मैम तो कह देती है, इतना आसान थोड़ी है। क्यों नहीं आसान है? बहुत आसान है, क्योंकि इतनी वैल्यू तो सब जगह सेम है। लोगों के नाम 12 महीने में नहीं बदल रहे हैं, जिंदगी भर नहीं बदलेंगे। उनकी 1 साल के अंदर बेसिक सैलरी नहीं बदल रही है, और जब सैलरी नहीं बदल रही तो डीए एचआरए पीएफ भी नहीं बदलेगा। हाँ, छुट्टियां जरूर बदलेंगी, क्योंकि हम ये थोड़ी तय करते हैं कि हर महीने हमें 4 छुट्टी लेनी है। कभी हम 4 लेते हैं, कभी हम 10 लेते हैं, कभी हम 1 भी नहीं लेते। तो छुट्टियों की वैल्यू बदलेगी तो डिडक्शन बदलेगा, सेल की वैल्यू बदलेगी तो कमीशन बदलेगा, और जिसकी वजह से नेट सैलरी बदलेगी। पर यहाँ कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो फॉर्मूला लगा है।
तो बस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पूरा डेटा हमारा कॉमन है उसे हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया मार्च के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये हो गया। बस अब यहाँ पे फटाफट कॉलम में हेड अपने मंथ का नाम डाल दीजिए। नीचे से ही शुरू कर देते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा फरवरी, तो यहाँ पर आप ले लीजिए फरवरी। इसके पहले क्या आएगा, जनवरी, यहाँ ले लीजिए जनवरी। फिर आइए दिसंबर, फिर आइए नवंबर, अक्टूबर। और आप भी 10 ही लोगों के लिए बनाइए, आपको 50 लोगों के लिए नहीं बनाना। बस जैसे आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको बनाना है, इतना ही आप बना करके देखिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम आपको करना है। सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। अरे ये तो कुछ ज्यादा महीने हो गए ना, अप्रैल। अच्छा ये शायद कुछ ज्यादा ही लिख दिया था हमने, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इतना डेटा लिया और यहाँ से कह दिया शिफ्ट सेल्स अप। ये हो गया, देखिए इतनी पूरा 12 महीने का डेटा तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पर अब आपको सिर्फ देखिए कितने मजे से काम करेंगे। आपको क्या डालनी है, छुट्टियां, और आप देखिए डिडक्शन आपका आता जा रहा है, देख रहे हैं। बस आप वैल्यू डाल रहे हैं और डिडक्शन आपका कैलकुलेट होता चला जा रहा है। तो इसमें तो इनफैक्ट काम करने में मजा आता है। ये देखिए, ये करते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आप सेल की वैल्यू डालें, तो देखिए नेट सैलरी भी साथ में कैलकुलेट हो रही है और आपका काम भी होते जा रहा है। इतना इससे इजी कुछ नहीं है, इससे आपका इजी और लेस टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं है। तो इतना आप काम करेंगे और तभी तो आपको काम करने की हैबिट भी होगी, क्योंकि एक्सेल में आप ऐसे फटाफट काम कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। लोग काम के डेटा के अमाउंट को सुनते ही घबराने लगते हैं, अरे 1 साल का डेटा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, हमें बहुत प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, आपको सिर्फ बस ये ध्यान रखना है। तो आप एक बार इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कि डेटा आपको ये प्रिपेयर करना है पूरे महीने, मतलब पूरे 1 साल के लिए। फिर हम आपको फॉर्मूले भी खोल के दिखा देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ले लिया, ओके। और इसके बाद में अब हम देखिए फॉर्मूले खोल दे रहे हैं, तो आप फॉर्मूले जब देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो अब जो है थोड़ा सा हम ड्रैग स्क्रॉल कर देते हैं। अब ये फॉर्मूले जहां से लगे वहीं पर हमने दिया है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं तो आप और अच्छे से देख लेंगे। अब ये फॉर्मूले आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि अब थोड़ा सा हम इधर भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है। कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कल आपकी छुट्टी इसीलिए दी गई है कि अब आप सांत्वना के साथ, पूरे धैर्य के साथ, मन लगा करके पूरा ये काम करें और कोशिश करें कि ये पूरा 1 साल का डेटा आपका तैयार हो जाए। और उसका हो सके तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा
पूरे ईयर का नहीं, आप थोड़ा भी बना के दिखा देंगे। देखिए ये स्क्रीनशॉट भेजना या ना भेजना वो हमारे लिए नहीं है, हम तो आपको बता ही रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिसको कहा है सब बच्चे ये काम करेंगे, लेकिन ये डेटा कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको इतना डेटा बनाने के लिए बता रहे हैं। जब ज्यादा मैम जो लोग नहीं कर पा रहे हैं घर पे, मतलब वो है क्या चीज, मैम जो जिनके पास नहीं है कंप्यूटर वो नहीं कर पा रहे वो। अब जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, देखिए उस समस्या का तो समाधान तभी मिल सकता है जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो भाई तब हम उन्हें लैब दे सकते हैं। फिलहाल तो अब मतलब हम तो भाई रजनी है, हम अखिलेश यादव तो है नहीं कि सबको कंप्यूटर दिला दें, तो इसलिए जो है तब तक के लिए सब्र रखना है। जिनके पास नहीं है, कोई कौन कौन है ऐसे जिनके पास सिस्टम नहीं है, जरा बताइए। मैम मेरे पास। अच्छा, तभी प्रिया बोल रही है। Yes, और मैम। कौन है, मैम किसके, अच्छा श्री नारायण के पास नहीं है, और अपूर्वा, प्रीति और रघुवेंद्र के पास है। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा Yes, ma'am. श्री नारायण, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, तुम्हारा तो पास तो लैपटॉप है भैया। नहीं, हाँ, कहाँ चला गया, वो सही नहीं है वो। सही नहीं है जी मैम, तो सही बहुत हैंग करता है ना वो, क्या करता है, हैंग करता, चलता नहीं सही। इसका मतलब तुम गेम वेम ज्यादा खेलते हो अपने लैपटॉप पे, पढ़ाई का काम कम करते हो हैं। नहीं मैम, चलो भाई, तो कोशिश करो, देखो वो सही करा लो। अखिलेश वाला है, अरे अखिलेश वाला बहुत अच्छा कंप्यूटर है उसको इसलिए वो सही। नहीं नहीं, लैपटॉप तो बहुत बढ़िया भाई, उन्होंने एचपी के लैपटॉप सबको दिलाए थे। चलिए खैर, अब उसको देखिए, कोशिश करके सही करा लीजिए, कम से कम इस लायक करा दीजिए कि डेटा ज्यादा होगा। एक बार फॉर्मेट अगर कहीं से करा लीजिए तो आपका सिस्टम सही चलने लगेगा, एटलीस्ट एमएस ऑफिस चलने जी लगेगा, है ना। तो बाकी भाई जिनके पास सिस्टम नहीं है, प्रिया आप थोड़ा जी पेशेंस रखें, और फिर ओके मैम। आपको तो हम तभी सिस्टम अवेलेबल करा पाएंगे जब ऑफलाइन आप लैब के लिए आ पाएंगी, है ना। यस मैम। और जिनके पास है वो प्लीज इसे ट्राई करें, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, यस ठीक। मैम। ओके जी, देन दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके थैंक जी, यू मैम। ओके जी, बाय बाय। बाय।